निशांत भाई, एक चर्चा ये थी जब आप न्यूज़ एक्सप्रेस के हेड बने कि शायद आप को रिपोर्ट न करना पड़े, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया, या लोगों को कुछ इशू ये था कि आप काफ़ी जूनियर हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इन स्थिति को कैसे हैंडल किया, और क्या ये वाकई सच है, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले तो कई सारे लोग ऐसे थे जो कि गए तो मैं खुद भी चाहता था कि वो रुक जाए, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे, नाम अगर बोलना हो तो मुझे कोई संकोच नहीं। जैसे? प्रभात चुमलू जी। मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, एक अच्छे इंसान भी हैं वो। लेकिन जो गए, कोशिश की थी हमने कि वो रुक जाए। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो फिर एक पॉइंट के बाद आप किसी को रोक नहीं सकते। अब रही बात टीम की, अक्सर एक ट्रेंड होता है मीडिया में, हम देखते हैं कि कोई भी नया आदमी आता है, कोई भी कुछ करता है तो हमेशा वो अपनी टीम लाता है। यहाँ पर मेरी वो सोच नहीं थी। कुछ जो जेन्युइन लोगों की ज़रूरत थी, जहाँ पर हमें लगे कमी पेशी है, उनको हायर किया गया। बाकायदा मैंने सबके साथ मीटिंग की कि भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमारी सोच है, हम ऐसे करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर मैं अपनी टीम बनाऊंगा या अपने लोगों को लेके आऊंगा या जो है उनको हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे हम एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। अगर ऐसे अलग अलग आइलैंड्स मीडिया में बन गए तो अल्टीमेटली सिर्फ आइलैंड ही रहेंगे, कोई एक नॉर्मल लैंड नहीं दिखाई देगा जहां पर सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। वो हाँ, लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसा संकोच है, कुछ लोगों के मन में लगता है कि यार ये गलत कर रहा है, यार ये ऐसे कर रहा है। उनको अपने संकोच से निकलना चाहिए था, वो बेहतर होता वो निकल पाते। क्योंकि जेन्युइनली एक बेसिक इनहेरिटेंस होती है किसी भी व्यक्ति की कि हम लोग काम नहीं करना चाहते, कोई भी इंसान। लेकिन अगर उसी के पैरेलल में कोई ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति दिख रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैंने, जो अभी अभी हायरिंग कुछ लोगों की हुई जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन किसी ने बताया अच्छा है, देखा, ट्राई किया, अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे एक अजय झा है हमारे यहाँ, मैं उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ गजब का काम कर रहे हैं। कल जोगिंदर सिंह ने जो बाइट दिया सबसे पहले, सीबीआई वाला, कि आई के गुजराल साहब वाला, उनको दिया सबसे पहले, उसके बाद एनआई को दिया। तो ये चीजें हैं, लेकिन टीम बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि टीम डिस्ट्रक्शन। ये क्या सब कुछ पहले से स्मूथ हो गया है न्यूज एक्सप्रेस में? मतलब जो था कि ट्रांजिशन फेज होता है, जब पुराना कोई हेड जाता है, नया हेड आता है, जो बात बता भी रहे हैं आपके, ऐसे एक परंपरा रही है कि लोग ले आते हैं, जाते हैं, तो क्या सब कुछ अब सेटल हो गया है? आप स्ट्रीमलाइन कर लिया सब कुछ? सेटल होने का मतलब ये है कि देखिए, ट्रांजिशन फेज में बेसिकली क्या दिक्कत हुई? ट्रांजिशन फेज में दिक्कतें ये थी कि लोगों के अंदर मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ये देखते हुए कि यार ये कहीं हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। आने के बाद हमारे जो एमडी सीएमडी साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, साईं प्रसाद ग्रुप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उन्होंने सबको बोनस दिया दिवाली का। उसके बाद अभी 1 दिसंबर से विद इफेक्ट 1 दिसंबर से सबके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों से, मतलब जब से चैनल लॉन्च हुआ है ना तो इंक्रीमेंट हुए हैं, ना ही बोनस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो की जा रही हैं, और बेसिक इंटेंट ये है कि हम काम करने आए। भैया काम करो, घर जाओ, बी विद योर फैमिली, और हाँ, एक्स्ट्रा नहीं, जितना जेन्युइन है उतना काम करेंगे। क्योंकि कई सारे चैनल्स में हमने देखा है कि रगड़ दिया जाता है एकदम, नहीं वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलेगा तो क्या? आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बहुत कम उम्र में जो है विदेशों में कई जगहों पे रिपोर्टिंग किया, आपने कवर किया है, कहाँ कहाँ गए आप जो है? देखिए, उसमें आई वॉज प्लेनली लकी। मैं न्यूयॉर्क गया था जब 9/11 की पहली एनिवर्सरी थी, वाजपेयी जी के साथ था न्यूयॉर्क में मैं उस वक्त। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी के साथ ही था, वो प्रधानमंत्री थे उस जमाने में। आपको याद होगा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर याकूब कुरैशी जो थे अभी, वो हमारे डीजी हुआ करते थे। ओके। तो उन्होंने डीडी न्यूज में, डीडी के डीजी थे वो तब। स्वागत घोष जी एडीजी थे, तो उन्होंने मुझे चूज किया, और वाइट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे वो एक अलग ही अनुभव था कि 3 घंटे में पासपोर्ट बनना, और हम सीधे अगले दूसरे तीसरे दिन अमेरिका चले गए, रिपोर्टिंग की। वो एक अलग एक्सपोजर था। इंडिया टीवी का मैं थैंक्स कहूँगा कि लास्ट ईयर इंडिया टीवी ने मुझे सुनामी के लिए जापान में भेजा। वो एक बहुत ही अलग अनुभव था। वो इस लिहाज से अलग अनुभव था कि जब पूरी दुनिया जापान छोड़ दी थी तो जापान के अंदर हम घुस रहे थे, वो टफ था। ये आपने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी कुछ कवर किया था? मैं यूएन जनरल असेंबली का यंगेस्ट इंडियन रिपोर्टर हूँ। 22 साल की उम्र में मैं यूएन जनरल असेंबली में था, और उसमें मेरा लैंडमार्क और हिस्टोरिक मोमेंट ये था कि परवेज मुशर्रफ साहब की जैसे ही स्पीच खत्म हुई और इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो ठीक उस हॉल के बाहर जहाँ पे स्पीच होती है, उस हॉल के बाहर
यशवंत सिन्हा जी तब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया। तो अभी परसों ही जब उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो मैं उनको याद दिला रहा था कि किस तरीके से 8 साल पहले आपने एक इंटरव्यू मुझे तब दिया था। तो वो एक अच्छा नॉस्टैल्जिया था। उस वक्त हामिद करजई का इंटरव्यू किया मैंने, तब रूडी जूलियानी का इंटरव्यू लिया। तो वो एक अलग अनुभव था। क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत दहशत में था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 9/11 की खबर शायद 5:25 पर ब्रेक हुई थी इंडिया में, और उस वक्त निधि मैम ने एंकरिंग की थी उसकी, निधि कुलपति एनडीटीवी में, और किसमें, जी न्यूज में। और उसके 15-20 मिनट के बाद मैंने एंकरिंग शुरू कर दी थी, जो कि रात में करीब 6 घंटे तक मैं नॉन स्टॉप उसकी एंकरिंग करता रहा था। तो वो एक अपने लाइफ में एपिसोड था। तो ऐसे कई अनुभव है। इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है, कई सारे स्टेट्स में रिपोर्टिंग की, कई सारे स्टेट्स में अलग अलग इवेंट्स पे की। जैसे पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो मैं पार्लियामेंट अटैक में बाहर गेट नंबर 4 में था, अंदर सुधीर थे, बाहर मैं खड़ा हुआ था, सुरेंद्र और एक नेगी करके कैमरामैन था। तो हम सब लोग, बड़ा एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे। लोकसभा इलेक्शंस में सब लोग बोल रहे थे एनडीए वापस आने वाली है, आज तक मैं था। सुमित ने मुझे कांग्रेस में लगा दिया था तब, सुमित अवस्थी में थे वहां पर। और मॉर्निंग में हमने देखा किस तरीके से सारी तस्वीर बदल गई है। ऑस्कर फर्नांडिस साहब अकेले 12 अकबर रोड पे खड़े थे, और आधे घंटे के अंदर जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए वहां पर पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वो एक अलग अनुभव था। तो ऐसे कई इलेक्शंस भी कवर किए, जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग की है। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ये बहुत टफ सवाल है, क्योंकि मेरे रूट्स जो है वो फर्रुखाबाद कायमगंज के हैं। अच्छा। मेरी फैमिली लखनऊ में शिफ्ट कर गई थी 1960s में। मेरी पैदाइश भोपाल की हुई है, परवरिश मेरी एमपी में काफ़ी हुई, और उसके बाद मैं 11th से दिल्ली में हूँ। आपकी विचारधारा क्या है? मतलब लोग मानते हैं कि पत्रकारिता में या तो वामपंथी होगा, दक्षिणपंथी होगा, या मानवपंथी होगा, तो आप कोई पंथ वाले हैं या? विचारधारा ये है कि मुझे लगता है एक आम व्यूअर की विचारधारा हो तो ज्यादा बेहतर है, उसमें सारे पंथ आ जाते हैं। एक आम व्यूअर के हिसाब से सोचें आप, नंबर 1। नंबर 2, आप ये सोचें कि किस तरीके से यू कैन ऐड वैल्यू। ये हमारे देश में भी हम बहुत जरूरी है, वैल्यू एडिशन। एम्प्लॉइज की लाइफ में, किसी भी खबर की लाइफ में, या किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सुधीर चौधरी के साथ आपने काम किया हुआ है? सुधीर के साथ मैंने काम किया था जी में। जी, वो शायद आप लोगों ने कवर किया था जब अटैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था। फिर उस जमाने में मानक गुप्ता और सुधीर चौधरी ये जी के बड़े हॉट शॉट प्राइम टाइम एंकर्स हुआ करते थे। तो हम लोग सोचा करते थे कि भाई ये लोग जो रात में 9 बजे का प्राइम टाइम करते थे, क्योंकि कोई चैनल नहीं था, 24 आवर चैनल कोई था ही नहीं उस वक्त, डीडी था। सुधीर जी ने जो अभी कुछ किया है, जो चर्चा है, उस पर आप कैसे सोचते हैं? क्या कहूँ मैं, मतलब अभी एक तो कोर्ट में चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है, तो उस पर कुछ भी कमेंट करना शायद मुझे लगता है कोर्ट के ऊपर गड़बड़ होगा अगर मैं कुछ भी कमेंट करूंगा। लेकिन इधर जो मीडिया में जो माना जा रहा है कि जिस तरह से पूंजी और पैसे खेल बढ़ा है, और मीडिया बेसिकली सरोकार की जगह टर्नओवर देखने वाली एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप हो रही है, तो इसमें आपको कुछ लगता नहीं कि वो कोई मतलब एक हताशा की स्थिति है, या चीज़ें बदलेंगी, या इसमें बेहतर भी कर रहे हैं? क्या आपको नजरिया क्या है आप? देखिए, यहाँ पर ना हमको मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स जनरेट करने पड़ेंगे। मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स जनरेट करने का मतलब ये है कि मीडिया का इस्तेमाल एक तो बड़ा ही सोशल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जो मालिक चैनल चला रहा है उसको खर्चा भी निकालना पड़ता है। तो हम लोग को थोड़ा इनोवेटिव स्किल्स लानी पड़ेंगी कि किस तरीके से हम थोड़ा और इनोवेट करें। लाइक फॉर इंस्टेंस, अक्सर हम लोग बात करते हैं मीडिया के सोशल रोल की, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी मीडिया में किसी भी मीडिया हाउस को बीपीओ खोलते हुए नहीं देखा है। अगर आप एक मीडिया के साथ बीपीओ अटैच करें तो आपको नहीं लगता आप सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रहे हैं, और आपके पास 2 न्यू रेवेन्यू मॉडल्स आ रहे हैं। वो नए 2 रेवेन्यू मॉडल्स जो आएंगे वो आपकी, देखिए पॉइंट ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम बतौर चैनल हेड क्या आप यहाँ मार्केटिंग का भी काम वगैरह देखते हैं? मार्केटिंग और सेल्स टीम जो है आपको रिपोर्ट करती है? वो मुझे रिपोर्ट करती है, लेकिन उनके फंक्शंस एकदम अलग हैं। रिपोर्ट वो करते हैं मुझे भी, और उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग हमारे यहाँ पुणे ऑफिस को भी होती है। तो जैसे सुधीर चौधरी के प्रकरण में हुआ कि वो बिजनेस हेड भी थे, संपादक होने के साथ। मैं बिजनेस हेड नहीं हूँ, मैं चैनल हेड हूँ। चैनल हेड के अंदर ऐसी कोई कभी स्थिति आई किसी खबर पे किसी के साथ बात करने की, तो क्या आप बिजनेस की बात करने की तो आप खुद नहीं जाएंगे? बिजनेस की बात करने की खबर की स्थिति क्यों आएगी कभी? उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। वो नहीं, वो क्यों आएगी, वो सिचुएशन आएगी। क्या आपको जीवन में सबसे ज्यादा नापसंद बताइए, आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आप मिक्स करते हैं? नहीं करते। तो आप बिजनेस और एडिटोरियल को मिक्स क्यों करते हैं? बिल्कुल। आपको जीवन में सबसे ज्यादा नापसंद क्या लगता है, मतलब जो सबसे ज्यादा खराब लगता हो?
फिजूल में झूठ बोलना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और आराम तलबी बहुत गुस्सा आता है, ये दो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। क्यों? लेकिन क्या आवश्यकता है? शरीर दिया है, 5 उंगलियां। एक कवि हैं हरिप्रकाश उपाध्याय, उन्होंने एक लंबी कविता लिखी है, उसमें 2 लाइनें लिखी है कि दुनिया को बचाया है इन गपोड़ियों, आलसियों और ऐसी लोगों ने, वरना तो जो कॉर्पोरेट है और या जो पूरा सिस्टम है वो तो चाहता है कि आपको जो है कैसे हम खत्म कर दें जो है काम करा करा के, मतलब मुझे लगता है ये अतिरेक भी है। आपसे एक चीज बोलूंगा ये, वो ये है कि एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर किसी भी एंड पर ठीक नहीं है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली है कि जहर क्या है? हर अति जहर है। हर अति जहर। व्हाट इज पॉइजन? एवरी एक्सट्रीम इज पॉइजन। तो हम वो जहर क्यों पिए? बिल्कुल। और इधर क्या आप पढ़ाई लिखाई में इधर क्या पढ़ रहे हैं? कोई आपका इस तरह का, चूंकि हम लोग का पढ़ने लिखने का पेशा है, तो कोई नई किताब, नया कुछ क्या आप पढ़ रहे हैं? नई किताब परसों रात में आई है मेरे घर पे और उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, पॉल बर्टन की एक किताब है। अच्छा। वो 1896 में उनकी पैदाइश हुई, मतलब उन्होंने अपना देखा, इंडिया की तरफ रुख किया, और एक ब्रिटिशर थे जो कि इंडिया की तरफ रुख करते हैं, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर इंसान की अगर पैदाइश होती है, वो पैदा होने के बाद क्यों एक पर्टिकुलर जगह पैदा होता है। लाइक मुझे नहीं लगता, आपको आया होगा आपके दिमाग में कि अगर मैं इस घर में पैदा हूँ तो क्यों पैदा हुआ, अगर मैं इस देश में पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ। तो वो उसी को लेकर एक जर्नी है। तो अभी उसका पहला 2 चैप्टर खत्म हुआ है, थोड़ा टाइम कम होता है तो आजकल रीडिंग स्पिरिचुअल आप काफ़ी हैं, मतलब आप दिल से आध्यात्मिक हैं आप। देखिए, आध्यात्म मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन हाँ, मैं इनक्विजिटिव बहुत हूँ। मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है। और हाँ, कोशिश करता हूँ कि जितना हो किसी का नुकसान ना करूँ, कोशिश करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि न्यूज़ टीवी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें संपादकों का एक गिरोह है, जो 5, 7, 8 एडिटर्स हैं जो लोगों को तय करते हैं कौन आएगा कौन जाएगा। ऐसा कुछ आपको कभी साबका पड़ा? क्योंकि मैं तो खुद भड़ास चलाता हूँ और प्रिंट में रहा हूँ, तो मुझे टीवी का बहुत साबका है। लेकिन लोग कहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में रहना है तो 5, 7, 8 जो बासेज हैं, उनका जो गिरोह है, ग्रुप है, उसको आपको खुश रखना पड़ेगा। पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि वो जो बॉसेस का जो ग्रुप है ये है वो है, लेकिन पॉइंट बस इतना है शुभ भाई कि नौकरी देने वाला हम में से कोई नहीं। अगर कोई ये गलत फहमी में बैठा है कि मैंने किसी को नौकरी दी है, तो कोई नहीं है, सिर्फ मुगालता है, या किसी की किस्मत कोई बना देगा, बिगाड़ लेगा। देखिए, जो आदमी आता है वो आता है अपनी किस्मत लिखा के, नंबर 1 अपने कर्म से अपनी किस्मत को बेहतर कर सकता है। अगर अपने कर्म में वो सोचता है कि चाटुकारिता, चमचागिरी ला दे, तो भी याद रखिएगा, कर्म का डेबिट क्रेडिट आपकी आत्मा कर रही है, बहुत जल्दी वो खुद उस चक्कर में फंसेगा। तो लेने के देने तो बहुत जल्दी पड़ते हैं, लेकिन इस मुगालते में रहना कि हम किसी को नौकरी दे सकते हैं, मैं खुद भी नहीं। नौकरी देने वाला ईश्वर है, और जो इंसान यहाँ पर आता है वो खुद फैसला करके आता है, क्योंकि उसको भगवान ने बना के भेजा है कि भैया तुम्हें मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत परसीवरेंस चाहिए होता है, और परसीवरेंस में भी एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। ये कोई आपको ऐसी रचना, पोयम, कविता जो आपको पसंद हो, गुनगुनाते हो, कभी कभी याद गाते हो? बहुत सारी। जैसे सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है। तो सिगरेट पीते हैं कि नहीं? कभी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब सिंबॉलिक है ये। हाँ, लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है वो। अच्छा, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं। अच्छा, मतलब सिगरेट भी नहीं पीते हैं, दारू भी नहीं पीते हैं? चाय कॉफी भी नहीं पीता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब मुझे लगता है ये संपादकों की नई प्रजाति है, और ज़्यादा अच्छा हो कि ऐसे संपादक ज़्यादा मात्रा में आए, क्योंकि माना ऐसे जाता है कि पत्रकार और संपादक वही है जो पीता हो, गरियाता हो, और थोड़ा सा दिखने में जो है उजटे टाइप का हो। मुझे लगता है जिस तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तेजी से हम लोग कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जो एक परसेप्शन लेके चलते हैं, वो परसेप्शन तो टूट ही रहा है ऑलरेडी। कोई भी परसेप्शन किसी चीज़ का परमानेंट नहीं रहने वाला है। कुछ न्यूज़ एक्सप्रेस का भाग्य भी है कि आपके पहले जो हेड थे मुकेश कुमार जी, वो भी मतलब सोफिस्टिकेटेड थे, और गरियाने में उनका ही बहुत यकीन नहीं हुआ करता था। देखिए, गरियाना ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था, मुझे भी गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम लोग बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेशर में काम करते हैं, लेकिन वो उसके बाद क्या होता है, गले में हाथ डाल के यार सॉरी यार, जाने दे। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कई एडिटर्स अपने मतलब वो गले में हाथ डाल के सॉरी भी नहीं बोलते थे। बिल्कुल, वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फिर वही बात, हम कोई
ईश्वर से बड़े थोड़ी है यार, सबको ईश्वर ने बनाया, क्या सोचना है इसमें। कभी जीवन में कोई ऐसा विश्वासघात धोखा लोगों से पाया हो आपने जो अब तक कचोटता हो, याद आता हो, माफ न कर पाए हो उनको, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मैं नाम नहीं लूंगा, हुआ है? कैसे, किस रूप में हुआ है? मीडिया में ही हुआ। जैसे हुआ क्या था? कुछ एक व्यक्ति थे, उनकी मदद की थी मैंने नौकरी की, और फिर एक टाइम आया तो मैंने सुना कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो काम नहीं करते थे। मीडिया में ऐसी प्रजाति बहुत है जो कि काम नहीं करती, बातें बहुत अच्छी करती है, और रात में बैठ के गपशप होती है, वही आपका काला खट्टा जो आप बता रहे हैं। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो मेरे ऊपर ही पाँव रख रहे हैं। पाँव रखने में अपनी कॉम्पिटेंस तो ठीक है, लेकिन चमचागिरी ठीक नहीं है। तो फिर एक दिन मैं बहुत दुखी हुआ, तो मैंने किसी से पूछा, उनका भी नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा ये तो इसने मार दिया नीचे। तो बोलते हैं तुम्हें मारने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा, वो हमेशा कोई अपना ही करके जाएगा। क्या बात। तो तब मैंने गांठ बांध ली कि कोई अपना ही करके जाएगा, तो बी रेडी फॉर इट, डजंट मैटर। ठीक बात। ये जो नए लोग जो मीडिया में आते हैं, उनकी एक शिकायत होती है कि कोई कॉमन एंट्रेंस सिस्टम नहीं है मीडिया में, मतलब ताकि मेरिट के हिसाब से आए, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, सेटिंग वेटिंग से नौकरियां मिलती हैं। आपने कोई क्या आपने यहाँ नीति बना रखी है कि ताकि जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं जर्नलिज्म कोर्स करके, उन्हें कैसे आपके यहाँ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? हाँ, हमारे एक प्रोसेस है। अगर कोई एकदम ही नया है, एक तो हमने सैलरी का एक बेसिक लेवल सेट कर दिया। क्या कि अगर कोई इंस्टीट्यूट से आए तो उसको इतनी तनख्वाह तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं कि आपने 4-5 हज़ार रुपए पे किसी को रख लिया, ट्रेनी बना के रख लिया। मुझे इंटर्न शब्द से बड़ी नफरत है। इंटर्न आप तब होते हैं जब आप एक इंस्टीट्यूट में होते हैं और तब आप काम कर रहे होते हैं किसी के यहाँ आकर, क्योंकि वो आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है जब आप सीख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी कर ली है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके पास है, और फिर आपको किसी कंपनी में हायर किया जाता है इंटर्न के तौर पर। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सुना एक दो कंपनी में कि वहां पर पेड ट्रेनी काम करते हैं। अब पेड ट्रेनी क्या चीज है? आप उसको डेजिग्नेशन दीजिए। जब आप पैदा हुए तो डेफिनेटली आपके माता पिता ने आपको नाम दिया है, और जब आपको वो नाम दिया है तो इसका मतलब आपकी कोई उसमें एक आइडेंटिटी बनी है। अगर कोई भी इंडिविजुअल आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसको पेड ट्रेनी कहने से क्या मतलब होता है, या पेड इंटर्न का मतलब क्या होता है? आप उसको आइडेंटिटी दीजिए, गिव हिम अ डेजिग्नेशन, ही विल हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपकी कंपनी के लिए। तो हमने को बेसिक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। उसके बाद ये होता है कि अगर क्योंकि अभी हम ऐसे लोगों को जैसे हमारे अपने इंस्टीट्यूट से कई लोग थे, तो पहले मैंने उनको असेस किया, 1 महीना असेस किया। असेस करने के बाद मैंने पूछा कि इनका क्या है, क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट से थे। तो ऑफ कोर्स उनके प्रति पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको जॉब दें, और वो हमारे ग्रुप और हमारी कंपनी के कल्चर को समझते हैं। तो इसलिए उनको हायर करना उस वक्त मेरे लिए एक प्रायोरिटी थी। अब बाहर से भी आते हैं, 2-3 लोग बाहर के इंस्टीट्यूट से भी आए हैं, उनको हमने हायर किया है। उनको हायर करने के पीछे यही पर्पस है कि पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट होता है, एंड देन वी हायर देम। लेकिन ये नहीं है कि 7 महीने तक उनकी ट्रेनिंग ही चल रही है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। हर कोई पेट काट के अपने बच्चों को भेजता है, आप उसके ऊपर जुल्म नहीं ढा सकते हैं। कुछ ऐसा जो बातचीत में छूट गया हो, जो कहना आप चाहते हो, बताना चाहते हो, कुछ गाना चाहते हो? कुछ नहीं, बस यही है कि शायद लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास करना ज़रूरी हो गया है। मेरा ये मानना है लाइफ में कि जो इंसान दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, वो खुद पर भी यकीन नहीं करता है। अगर मुझे धोखे लगे लाइफ में और फिर भी मैं यकीन कर रहा हूँ किसी पर, तो उसका मतलब ये है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसका मतलब ये है कि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये इंसान मेरे विश्वास पे खरा उतरे। मीडिया में मुझे लगता है लोगों पर विश्वास करना थोड़ा ज़रूरी हो गया एक दूसरे के प्रति, खासकर जो यंग ब्रिगेड आ रही है। और एक चीज़, जो इंसान आज एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट, इस पे ना तो किसी का कॉपीराइट है और ना ही किसी का पेटेंट है। एक सड़क पे चलता हुआ बच्चा आपको बोल सकता है कि सर आपका चैनल बेकार है, और उस वक्त आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि आपका चैनल उसके लिए बेकार है। बात खत्म। तो आप उससे ये पूछिए कि तुम्हारा आइडिया क्या है। ये मत बोलिए यार तुमको बेकार है, तुमको तमीज़ नहीं है। एरोगेंस मत रखिए, क्योंकि आइडिया कहीं से भी आ सकता है। तो आई थिंक हमको आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी रखना अब बहुत ज़रूरी हो गया है सीनियर पोजीशन पर। न्यूज एक्सप्रेस को लेके आपका लक्ष्य क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, क्या चैलेंज आपने डिसाइड किया अपने लिए? पहला तो कोई नंबर्स नहीं है, मैं किसी नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। टीआरपी
किस नंबर्स के ये तो TRP अच्छी की? बात है कि टीआरपी आजकल बंद चल रही है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आई कंसिडर नहीं, मेरे ख्याल माय से वो समय पूरा हो गया है, बस हफ्ते भर की और टाइम है बस केवल। पता नहीं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बात झूठ निकले लेकिन पॉइंट ये है कि लक्ष्य ये है कि जब यशवंत जी कल सुबह उठे और न्यूज़ एक्सप्रेस खोलें या रात में न्यूज़ एक्सप्रेस खोलें, तो अपने बच्चों से ये बोले कि यार देखना, उस पर देखना, उसी स्टोरी पे अलग एंगल चल रहा होगा, वो अलग ही दिखाते हैं उस पे एंगल। ये नहीं कि आप बोल दें कि यार हटा दो यार क्या बेकार है, उस हर एक पे वही चल रहा है। वो लक्ष्य है, और उसी के लिए एक जो जिसको कहते हैं ना ब्रेन बैंक, नॉलेज सेंटर्स, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा हमारे पास आए या अलग अलग फॉर्म में आए। आप खुद मुझे कई बार आइडियाज दे चुके हैं और मैंने एग्जीक्यूट किया है, और मैं आपको वापस ईमेल करता हूँ कि यशवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आइडिया अच्छा था। वो इसीलिए मैं करता हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से जो आइडियाज आते हैं हो सकता है हमारे पास नहीं, और कई बार नहीं होते, तो बस। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग जमाएं और बिल्कुल आगे बढ़ें। शुक्रिया, थैंक यू।